पहले तो मैं सीआरपीएफ और श्रीमती संगीता सिंह मैम, श्रीमती तनुजा भंडारी मैम, श्रीमती शिवानी चौहान मैम का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करके आप लोगों के साथ मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं पिछले 8 साल से सीआरपीएफ से जुड़ी हुई हूँ और ज़्यादातर मेरा इंटरेक्शन ऑफिसर्स के साथ ही हुआ है। परिवारों के साथ मिलना जुलना बहुत कम लेवल पर हुआ है, पर आज मैं पूर्णतः कह सकती हूँ कि जब से सीआरपीएफ से जुड़ी हूँ एक घर वाली फीलिंग आई थी, आज वो फीलिंग संपूर्ण हो गई। महिलाओं तक पहुँचने मतलब संपूर्ण हो गई। तो सीआरपीएफ परिवार का एक हिस्सा मैं अपने आप को मानती हूँ और ऐसा आज आने के बाद मुझे पूर्णतः महसूस हो रहा है। अब आज का टॉपिक और समय कम है, बट टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, महिला सशक्तिकरण। जैसे तो पीपीटी बनी हुई है, मैंने पीपीटी पढ़ना है, उस पर बात करनी है, बट मन में बैठे बैठे ही ऐसे बहुत सारे तूफान, ऐसे बहुत सारी बातें आ रही हैं जो मन कर रहा है कि आपके साथ बस बोलना शुरू करो। तो इससे पहले कि मैं अपना प्रेजेंटेशन लेकर आपसे बात करूं, सबसे पहले तो मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ श्रीमती कमलेश कुमारी जी का, जो 88 बटालियन सीआरपीएफ की थी और जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। तो इससे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो मैं चाहूँगी कि मेरे साथ संपूर्ण सीआरपीएफ परिवार के लोग जो जुड़े हैं वो 10 सेकेंड का मौन रख के श्रीमती कमलेश कुमारी जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो जब हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो सबसे पहले जो कमलेश कुमारी जी का नाम आया, तो इससे बड़ा एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा पूरे देश के सामने कि सीआरपीएफ में तो महिलाओं को जो सम्मान और जो एम्पावरमेंट ऑलरेडी है वो देश के किसी भी फोर्स में नहीं। यहाँ तक कि मैं किसी फोर्स का नाम लिए बगैर आपसे कहना चाहूँगी कि बड़ी बड़ी फोर्सेस में जहाँ पे केवल पुरुषों को ही उस फ्रंट पे भेजा जाता है, तो मैं फख्र के साथ इस चीज़ को कहूँगी कि सीआरपीएफ में तो महिलाओं की अपनी बटालियन है जो लड़ने की फ्रंट पे आगे जाती है। इससे बड़ी बात ही नहीं हो सकती कि जो आतंकवादियों तक से लड़ने के लिए महिलाएं जाती हैं। तो एक बात सीआरपीएफ की महिलाओं के लिए ताली बजाएगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां पुरुष अपनी जान को निछावर कर रहे हैं, वहां पे हमारी महिलाएं, सीआरपीएफ की महिलाएं टक्कर लेकर देश रक्षा में सामने खड़ी हुई है। अब बात उन महिलाओं की करते हैं जो बेचारी घरों के पीछे बैठी हुई हैं और उनको प्रमोट करने के लिए या उनको तकलीफ बताने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो आज हम अपने प्रेजेंटेशन से ऐसी ही महिलाओं के बारे में बात करेंगे। पहले तो देखते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्योंकि हर इंसान के लिए एम्पावरमेंट वर्ड इज समथिंग डिफरेंट। कुछ लोग पश्चात सभ्यता को आगे बढ़ाना, उल्टे पुल्टे कपड़े पहनना, इसको एम्पावरमेंट बोलते हैं। कुछ लोग फेमिनिज्म को प्रमोट करने को एम्पावरमेंट बोलते हैं। बट देखते हैं असल में हमारे हिसाब से एम्पावरमेंट क्या है। Empowerment may be described as a process which helps people to assert their control over the efforts which affect their lives. Empowerment of women means developing them as more aware individuals who are politically active, economically productive and independent, and are able to make intelligent decisions in matters that affect them. अब इस चीज को मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स से समझाना चाहूँगी। हमारे देश में 33% रिजर्वेशन राज्यसभा से सालों पहले पास हो चुका है, बट लोकसभा में अनेकों सरकारें आईं और गईं, लेकिन आज तक 33% रिजर्वेशन की बात कोई सरकार नहीं कर रही। तो ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा
क्वेश्चन मार्क है, जिसपे हम निवेदन करेंगे कि सरकार ध्यान दे ताकि महिलाएं पॉलिटिकली भी एक्टिव हो सके, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सके, यानी कि जो वो करना चाहे उन्हें उनकी इच्छा अनुसार काम करने का मौका मिले। तीसरा, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके, यानी कि जो सैलरी महिला कलेक्ट करके लाई, कमाकर लाई, वो उसका अधिकार हो कि वो उसको कहाँ खर्च कर सके। बहुत सारे पुरुष शायद मन में हंस रहे हो या आपस में बातें कर रहे हो, यार मेरी सैलरी भी बीवी खींच लेती है, ये मैडम अपने पैसों की, उसके पैसों की बात कर, तो ये उसकी सैलरी खींचने वाली महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। अगर आपके यहाँ ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, आप संपन्न है। वैसे भी जान लीजिए, हर पुरुष संपन्न होना चाहता है कि भैया बड़ा घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, तो उसके लिए शुक्र स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और शुक्र स्ट्रॉन्ग उसी का होता है जिसकी उसकी बीवी के साथ अच्छी पटती है, ठीक है ना। तो आप अगर घर की लक्ष्मी का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपका शुक्र वैसे ही ठीक हो जाएगा, तो आप अपने नौकरी में भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। और ये फैक्ट है, जिसकी बीवी से नहीं बनी उसके करियर में भी ज्यादा ऊंचाइयां नहीं छुई उसने। तीसरा, इंटेलिजेंट डिसीजंस। कई बार ऐसे मौके पड़ते हैं जहाँ पे महिलाओं के डिसीजंस को वैल्यू नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं या बेटी की शादी फिक्स करने जा रहे हैं, तो आपने बेटी से पूछना है, साथ में उसकी माँ से भी पूछना है, क्योंकि शादी दो परिवारों का मिलन है, केवल बेटी बेटी की शादी नहीं हो रही है, लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है। आपने बीड़ी की राय भी लेनी है, नहीं जी दो दोस्तों ने शादी तय कर दी, ताऊ ने शादी तय कर दी, अब तो लड़की ने उसी घर जाना है। तो ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपकी वाइफ का भी उतना ही अधिकार है कि वो घर के महत्वपूर्ण डिसीजंस में अपनी सहभागिता दे सके। तीसरा, विमेन एम्पावरमेंट एज अ कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस इन 1985 इन नैरोबी। देखिए, विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से जनरेट हुआ? इट वॉज राइट इन 1985 नैरोबी में इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम विमेन एम्पावरमेंट की बात शुरू हुई थी, और वहीं से विमेन एम्पावरमेंट पे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स, प्लान्स, ये सब एग्जीक्यूट होना शुरू हुए। देखिए, प्रोग्राम करना, कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करना, बात करना, ये पहली सीढ़ी है। तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं, डेटा एग्जैक्ट एज फार एज आई रिमेम्बर, जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ ये तो 100% राइट है, बट एग्जैक्ट फिगर का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। हमारा देश दुनिया में नंबर 9 पोजीशन पर आता है एज फार एज विमेन एम्पावरमेंट इज कंसर्न, और आपको हैरानी होगी जानकर पाकिस्तान 1 पे आता है। जी, पाकिस्तान 1 पे आता है और हिंदुस्तान 9 पे आता है। पाकिस्तान इज अराउंड 957 विमेन पर 1000 मेल्स, यानी 1000 मेल्स पे 957 फीमेल्स, और हिंदुस्तान में 1000 मेल्स पे 942 फीमेल्स। आप इसे गूगल आउट कर सकते हैं सारी फिगर्स। सो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश पाकिस्तान से भी एक पायदान नीचे है एज फार एज विमेन एम्पावरमेंट इज कंसर्न। सो इट इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस टॉपिक, जहाँ पे हमको अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। Women's empowerment in India is heavily dependent on many different variables that include geographical locations, both urban and rural, educational status, social status, age. देखिए, geographical locations, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ आज भी बच्चियों को पढ़ाना इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता, या उन्होंने 10वीं पास कर ली, चलो लड़की बड़ी हो गई, लड़का ढूंढना शुरू करो, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो ये ज्योग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। दूर है स्कूल, कौन पढ़ने जाएगा, लड़की के लिए सेफ नहीं है जाना, तो सबसे अच्छा सेफ क्या है लड़की के लिए? किसी के पल्ले बांध दो, अपनी मुसीबत उसके सिर दे दो, हो गया है विमेन एम्पावरमेंट। हमने तो 10वीं तक पढ़ा दिया, वो नाम लिख लेती है, चिट्ठी पढ़ लेती है, बट दैट शुड नॉट बी द आइडिया। सेकेंड इज द एजुकेशनल स्टेटस दैट वी आर डिस्कसिंग। मैं आपको एक फिगर बताऊं दिल्ली की, जहाँ हम सब बैठे हुए हैं।
दिल्ली में अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, निर्भया का केस सबने सुना, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फैशन में आया उस टाइम पर, सबको पता चला कि जेजेबी भी कोई चीज होती है जहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सजा होती है जो लॉ के साथ खिलवाड़ करते हैं। वी कॉल देम चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, दैट इज द CCLs। तो जो दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो जेजेबीज हैं, औसतन ऑन एन एवरेज पर डे 30 to 35 बच्चे आते हैं जो कानूनी रूप से क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज फॉर चिल्ड्रन, एक्चुअली वी कॉल देम चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, हम CCL बोलते हैं उनको। तो 30 से 35 CCL रोज आते हैं दिल्ली में। मैं एक जेजेबी की फिगर दे रही हूँ, तो आप 6 का सोच सकते हैं कि कितनी हो, 30 into 6 कर लीजिए, 180 बच्चे डेली। और उस 180 बच्चों में से जब लड़कियां आती हैं या लड़के भी आते हैं, तो आप उनसे पूछे वो स्कूल शायद प्रेप या नर्सरी में गए होंगे, उसके बाद स्कूल ही नहीं जाते। दिल्ली में अच्छी से अच्छी फैसिलिटी है, खाना फ्री है, यूनिफॉर्म फ्री है, अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं, उसके बावजूद माँ बाप स्कूल नहीं भेज रहे बच्चों। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस क्या करेगी, कोई भी सरकार आने दो, कितना भी करने दो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझें और अपने बच्चों को स्कूल भेजें। देन कम्स द एज फैक्टर। भाई लड़की बड़ी हो गई, 12th पास कर लिया, अब तो शादी लायक उम्र हो गई, शादी कर देनी चाहिए। हाउ मेनी पीपल अग्री टू दैट? जैसे ही लड़की 25 साल से ऊपर क्रॉस करती, 25 भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिया होगा, ग्रेजुएशन हो गई, 20-22 में ही लड़का ढूंढना शुरू हो जाता है। अरे 1-2 साल तो ढूंढने में ही निकल जाएगा, और गलती से अच्छा लड़का मिल गया, हर इतना अच्छा, भगवान ने पहले ही प्रपोजल पे हाँ करवा दिया, ऊपर वाला यही चाहता है कर दो शादी, और गलती से सुंदर हुआ, सरकारी नौकर हुआ, तो और बड़ी मुसीबत, सरकारी नौकर मिल रहा है, देखो कितनी अच्छी किस्मत लेकर आई, और उस पे सोने पे सुहागा, दहेज वहेज नहीं मांग रहा होगा, तो ये तो सबसे शरीफ लड़का मिल गया है, ये तो देवता उतर आए हमारे घर में, साक्षात शिव जी आ गए पार्वती को लेने। तो आपने बेटी तुरंत, बजाय इसके कि वो पढ़ना चाहती है, वो सक्षम है आगे जीवन में कुछ करने के लिए या नहीं, आपको लड़का मिल गया, आपने शादी कर ली और आपने गंगा नहा लिया। दैट मेंटालिटी हैज टू चेंज। चेंजेस आ रहे हैं, बट अभी भी जो चेंज का पेस है दैट इज एक्चुअली वेरी स्लो। कहीं ना कहीं हम अपने परिवारों में भी ऐसी चीजें हमें मिल रही हैं, आज भी देखने को मिल रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जब हम इतने पढ़े लिखे होकर हम समाज में बीड़ा उठाकर इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो व्हाट अबाउट दोस्त जिन्होंने इस लेवल तक न सोचा है, न समझा है, न जाना है। तो हमें इस अवेयरनेस को कैसे फैलाना है? हम अपने आसपास के लोगों को एटलीस्ट एजुकेट कर सकते हैं। हमारे आसपास जो लोग हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, हमसे हमारे जवान जुड़े हुए हैं, हमसे उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, हमसे हमारे ड्राइवर्स जुड़े हुए हैं, गार्डनर्स जुड़े हुए हैं, घर में आने वाली काम वाली जुड़ी हुई है। तो अगर हम किसी 2 लड़कियों की भी मदद कर सकते हैं तो इट विल ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन द कंट्री। एंड फॉर दैट यू नीड टू अपने आप में आपने कोशिश करनी है, एक संकल्प लेना है कि हाँ मुझे ऐसी गड़बड़ नहीं होने देनी। इस पे आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आपने भवरी देवी केस सुना है, विशाखा केस सुना है किसी ने? नहीं सुना तो आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। 1997 में जजमेंट आई हमारे देश में जिसका नाम पड़ा विशाखा जजमेंट। वो जजमेंट आई विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। 3 जजेस बेंच, जस्टिस JS वर्मा साहब उसके चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बेंच ने एक जजमेंट दी विशाखा जजमेंट करके। क्या केस था वो सुन लीजिए। राजस्थान में एक गांव है भटेरी नाम का। उस भटेरी गांव में बच्चों की शादियां हो जाती थी, बच्चियों की स्पेशली कम उम्र में शादियां हो जाती थी। तो एक सोशल वर्कर भवरी देवी नाम की कोशिश कर रही थी कि ये शादियां ना हो, बच्चियां बहुत छोटी। तो वो उनका काम था। शी वॉज वर्किंग एज अ सोशल एक्टिविस्ट टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज को रोकने में कार्यरत थी। तो अपने काम के दौरान वे किसी बच्ची की शादी रोकने का प्रयास कर रही थी। उस कास्ट की, जिस कास्ट की वो लड़की थी, विदाउट नेमिंग एनी कास्ट, उस कास्ट की लोग उनके ऑफिस के कोलीग्स थे। उन्होंने बोला हमारी जात का मामला है, तुम बीच में नहीं बोलो।
तो शी सेड मेरे लिए सब जात बराबर है, सब बच्चे बराबर हैं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। उन्हीं के ऑफिस के 4 लोगों ने उनका गैंग रेप किया, उनके हस्बैंड के सामने खेत में ले जाके पीटा उनके हस्बैंड को, एंड फाइनली पंचायत, डॉक्टर, पुलिस किसी ने उनका साथ नहीं दिया। एंड उसके बाद उन्होंने विलेज अथॉरिटीज को, पंचायत को, सबको अप्रोच किया, बट न्याय नहीं मिला। एक औरत 4 पुरुषों को जेल भेजा देगी, मजाक है इस औरत की, ऐसे कैसे भेजा देगी। शी अप्रोच्ड राजस्थान हाई कोर्ट, 22 साल में एक डेट लगी, तब तक 4 में से 2 अक्यूज्ड की डेथ भी हो गई, वहां भी उनको न्याय नहीं मिल पाया। देन शी अप्रोच्ड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दैट इज एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू ने कुछ विमेन राइट एनजीओ, जिनमें जो मेन एनजीओ था विशाखा एनजीओ, जिसने ये केस परस्यू किया पीआईएल के माध्यम से, एक पीआईएल डाला सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये बोला गया कि जो महिलाएं घर से बाहर आकर काम करती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून होना चाहिए जिससे कि वो सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सके, क्योंकि महिला को सेफ एनवायरनमेंट देना ये काम के डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, उनका अधिकार है सेफ्टी में काम करना। इसलिए इस पीआईएल पर जब जजमेंट आई, उसका जजमेंट का नाम पड़ा विशाखा जजमेंट, और इसमें कुछ गाइडलाइंस आई जिसका नाम पड़ गया विशाखा गाइडलाइंस। और उस गाइडलाइंस के तहत हर ऑफिस में जहां 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वहां पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनती है, विच इज नोन एज आईसीसी। और आईसीसी में ऑफिस के मेंबर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल मेंबर होता है, और जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स है वो डायरेक्टली उस कमेटी को देकर उसको सॉल्व किया जा सकता है विद इन टाइम फ्रेम। तो इस तरीके से ये हमारे देश के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया, जो 2012 तक चल रहा था। फिर हो गया निर्भया गैंग रेप केस, वो भी सबको पता है। तो निर्भया गैंग रेप केस के बाद जो बातें देश में उबाल आया, जो आंदोलन हुए, उसके दबाव में फटाफट जो एक्ट बन रहा था, धीरे धीरे वो फटाफट बना दिया गया, और हमें हमारा एक्ट मिल गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो जो आजकल हम एक्ट फॉलो करते हैं महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, वो यही एक्ट है जो हमें 2013 में मिला। चलिए, कमिंग बैक टू वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, इस चीज़ से एक बात याद आती है, अगर वैसे तो जब फिजिकली हम सेशंस लेते हैं तो हम उनमें पुरुषों की खिंचाई करने के लिए पूछते हैं कि कितने लोग शादीशुदा हैं, तो जी शादीशुदा वाले हाथ खड़ा करते हैं। हम उनसे फिर पूछते हैं इज योर वाइफ वर्किंग, आप सोचो क्या जवाब मिलता है। जिनकी वाइफ पैसे कमा के ला रही है वो तो यस कह देते हैं, बट जिनकी वाइफ कमाने नहीं जा रही वो क्या बोलेंगे, नो। मेरा सवाल है इज योर वाइफ वर्किंग, यस या नो, तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो क्या जवाब मिलता है, नो। मिलना तो यस चाहिए, बट मिलता नो है, एग्जैक्टली मिलता नो है। तो दैट इज वेयर वी से, ऐसा ही एक सर्वे हुआ था एशिया में, जहाँ पे ये बोला गया था, एक सर्वे किया गया था कि सब पुरुषों से पूछा गया इज योर वाइफ वर्किंग, कि भाई बीवी काम करती है नहीं, हमने ये नहीं पूछा कमाती है या नहीं। तो लेकिन काम की परिभाषा में पुरुष किस काम को रखते हैं, जब वो पैसे कमा कर ला रही है, एग्जैक्टली। तो जब पैसे कमा के आ रही है तो ही वो काम कर रही है, अदरवाइज काम की कैटेगरी में हाउस होल्ड वर्क इज नॉट इवन काउंटेड। सो दिस माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज्ड। Policies on women's empowerment exist at the national, state and local levels in many sectors, including health, education, economic opportunities, gender-based violence and political participation. देखिए, women empowerment केवल कहने से नहीं होगा जब तक कि women की participation नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले पंचायत लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, हेल्थ लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर, इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज में, एमएसएमईज में, और जेंडर बेस्ड भेदभाव होने बंद हो जाएंगे। सबसे बुरा एग्जाम्पल जो जेंडर बायस का है, कंस्ट्रक्शन साइट्स को देख लीजिए, जहाँ पे लेडी वर्कर है, लेडी लेबर है, उसको सेम काम के लिए कम पैसे मिलते हैं, और उसी काम के लिए हस्बैंड को ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगर उसको 300 रुपए मिल रहे हैं तो उसके हस्बैंड को 400 रुपए मिल रहे हैं। तो ये क्या अज्यूम कर लिया जाता है, भाई औरत है इसलिए कम काम कर पाएगी। ये भी तो हो सकता है औरत है तो 2 चक्कर काट लेगी, और पुरुष है तो 1 चक्कर काट के थक जाएगा, बैठ जाएगा। बट
जेंडर का जो एक दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है, औरत है इसलिए कम काम करेगी, तो ये कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी चेंज्ड। Establish high-level leadership for gender equality. Treat all women and men fairly at work. Respect and support human rights and non-discrimination. Then ensure health, safety and well-being of all women and men workers. Promote education, training and professional development for women. देखिए, आपके यहाँ तो डिपार्टमेंट ने अच्छी फैसिलिटीज दे रखी है जिससे कि जो महिलाएं जुड़ी हैं एज अ सर्विस पर्सनल, housewives is a separate angle. I'm talking about the women personnel who are in uniform. Women in uniform, they are given proper trainings. They are given professional trainings ताकि वो अपने आप के साथ साथ देश रक्षा में अपने आप को contribute कर सके. Promote equality through community initiatives. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए जैसे कि भी यहाँ ऑलरेडी डिस्कस हुआ कि कई ऐसे प्रोग्राम्स आपके लेवल पर चलाए जा रहे हैं जहाँ पे आप महिला सशक्तिकरण और इक्वालिटी की बात कर सके. Then marginalization, economically deny abuse, politically this relegation denies them equal access to the formal power structure, thus independence on economically and politically dominant groups. ये मैंने आपको पहले बताया. इकोनॉमिकली जहाँ पर महिला को पैसों से रिलेटेड अधिकार डिसाइड करने का अधिकार नहीं होता कि अगर सैलरी आई है तो महिला डिसाइड नहीं कर सकती कि ये सैलरी कैसे खर्चा होगी. कहने के लिए तो बोल देते हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे घर की, बट क्या फाइनेंस मिनिस्टर केवल दिखाने के लिए है या उसको खर्चा करने का भी अधिकार है? आप समझ रहे बात को? कहना क्या चाहते हैं? केवल पैसा मिलना इज अब भाई ठीक है इसको ले जाके सेफ में रख दो, अब अलमारी में रख तो दिया, लेकिन बीवी को चोरी ना करना पड़े कि भैया मैंने 10 रखे थे, नहीं 9 ही रखे थे, तो एक नोट सरका लिया, वो सरकाना ना पड़े. आपको फुल इंडिपेंडेंस हो, फुल राइट हो कि आप उस पैसे को विवेक के साथ बर्बाद करने के लिए नहीं, अपने विवेक के साथ आपको भी उतना ही अधिकार मिले उसको खर्च करने के लिए. और अगर आप जॉब में हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज केवल आपको ही ना करना पड़े कि भाई आपको बच्चे देखने हैं, ठीक है हस्बैंड की ड्यूटी आवर्स ऐसे इसलिए वाइफ ने ही बच्चे देखने इसलिए उसने अपना करियर जीरो कर दिया. दैट कॉन्सेप्ट हैज टू चेंज. अगर वाइफ काम कर रही है और उसका काम भी ऐसा है कि वो इंटरेस्ट के साथ कर रही है तो दिस शुड नॉट हैपन कि कॉम्प्रोमाइज करना है तो बीवी ने ही नौकरी छोड़ दी है, हस्बैंड भी छुट्टी ले ले, कभी वो देख ले कभी वो देख ले, ठीक है जिसकी सैलरी ज्यादा आ रही हो वो पकड़े रहे दूसरा छोड़ दे. बट जेंडर के हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए. भाई लड़की है या महिला है तो यही छोड़ेगी मैं तो नौकरी करूंगा भले मैं 20,000 कम कमा रहा. Culturally, eventually emerge to be excluded from the mainstream and becoming outsider within low social status. वही बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा कि कहने के लिए तो आप घर की प्रधान हैं, महिला है, माँ है, सारे डिसीजंस आप लेती हैं, लेकिन जब महत्वपूर्ण डिसीजन की बारी आई जैसे बेटी की शादी की बारी या बहू लाने की बारी तो आपकी भी ओपिनियन को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए. Within social category of all marginalized groups, women are the most oppressed, social, ignorant, illiterate, dependent and relegated to live in the margin of the society. अब कहाँ बंदिशें हैं? वर्क पार्टिसिपेशन में काम करने के लिए, भाई मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है, क्या करोगी साल भर के लिए काम करके 1 साल बाद ट्रांसफर हो जाना है तो घर पे बैठो. लेटर वर्क 1 साल बाद छोड़ देंगे, देखेंगे क्या करना है, या तुम चले जाना मैं घर ही रह जाऊंगी बच्चों के साथ. नहीं फिर मेरे यूनिफॉर्म कौन तैयार करेगा, मुझे खाना कैसे मिलेगा टाइम पर, मुझे मेस का खाना नहीं खाना. ये सारा मेंटालिटी नहीं होना चाहिए. दिस नीड्स टू बी चेंज्ड. इन्फो एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. लो सेक्स रेशियो, सेक्स कई एक ऐसा मैं नाम नहीं लूंगी उस स्टेट का बट समझने वालों को इशारा काफी, ऐसा भी स्टेट है जहां लड़कियों का अकाल पड़ गया है. इलेक्शन जीते जाते हैं लड़कियों को शादी कराने के नाम पर. हम अपने गांव के सारे लड़कों की शादी करा देंगे अगर सत्ता में आते हैं, ऐसे भी वादे हुए. आप गूगल पे कर देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, नेताजी वादा कर रहे हैं अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम सब लड़कों की शादी करा देंगे
क्योंकि उस गांव में लड़कियां नहीं बची। क्यों नहीं बची जी? ऊपर वाले ने तो दी थी, आप ही ने मरवा दी। तो हम यूज और मिसयूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज का। अल्ट्रासाउंड मशीन इज सच अ गुड टेक्नोलॉजी कि आप बच्चा आने से पहले ही रिजॉइस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि बेटी है बेटा है। बट हमने उसको भी नहीं छोड़ा, हमने भी उसका इतना हाई मिसयूज करा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा गवर्नमेंट के पास सिवाय इसके कि उसको इलीगल घोषित कर दिया गया और जुर्माना लगाना है, जेल जाना है अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन कर पाते हैं। तो अब ये आपका विवेक है कि आपको अगर कोई बंदूक दे रहा है तो वो आप अपनी सुरक्षा के लिए यूज कर रहे हैं, सामने वाले का मर्डर करने के लिए यूज कर रहे हैं, रॉबरी डकैती डालने के लिए यूज कर रहे हैं। बंदूक का तो दोष नहीं है ना कि भाई उसको मर्डर में इस्तेमाल किया गया। ये आपका विवेक है कि आपने उसको किस तरह से प्रयोग किया। तो सिमिलरली यूएसजी टेक्नोलॉजी का आपका विवेक है कि आपने उस टेक्नोलॉजी का यूज किया या मिसयूज किया। तो सेम वे जब लोग मुझसे बहस कर बैठते हैं कि मैडम ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में बड़े झूठे केस बनाए जाते हैं, बेचारे पुरुषों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। कुछ महिलाओं के पीछे सारों को तो नहीं बुरा बोल सकते ना, होता है मिसयूज, बट ऐसा कौन सा कानून है जिसका मिसयूज नहीं होता? तो इसी कानून से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों? सब और कानून है, अभी महिलाओं का विवेक है कि वो उसको यूज करे या मिसयूज करे। अति किसी की अच्छी नहीं होती। उसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है 498A आईपीसी का। दहेज का कानून जिस समय पे आया था, लेडी एक फोन करे और सारे लोग अरेस्ट हो जाते थे जितनों का नाम ले लो। लेडीज ने खूब जम के भर भर के मिसयूज किया। आज अगर सच में भी आप मर रहे होंगे दहेज के उत्पीड़न में, तब भी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो अनलेस एंड अनटिल यू फॉलो द होल प्रोसीजर। कारण क्या है? आपके द्वारा किया हुआ या हमारे द्वारा किया हुआ मिसयूज। लो एक्सेस टू एडवांस्ड हेल्थ केयर। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें से एक मूसाहार प्रजाति का, अगर आपने नाम सुना हो, सुना है? एनीबडी? Somebody said yes? Okay. मूसाहार प्रजाति की लेडीज को ये नहीं मालूम था, ये तो मैंने टीवी पे देखा, उसके बाद मैंने उसकी रिपोर्ट देखी, फिर मैंने उस पर रिसर्च करी, तब मुझे ये चीज़ सामने आई जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मूसाहार प्रजाति की लेडीज को नहीं मालूम था कि जो उनके साथ हो रहा है वो इलीगल है। उन्हें लगता था कि रेप करना उनका नसीब है, रेप होना उनका नसीब है, और पुलिस वाले और गांव के मर्द उनका अधिकार है कि वो एक व्हाट यू कॉल देशी शराब के ठेका पर आएंगे, शराब पिएंगे, उसके बाद गांव की किसी भी लेडी के पास जाएंगे, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाएंगे और वो लेडी कुछ नहीं बोल सकती, ना वो कोई कंप्लेन करेगी, ना वो कोई एक्शन ले सकती है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि जो ये हो रहा है ये उसका नसीब है और जो ये कर रहे हैं ये उनका अधिकार है। तो ऐसे भी लोग हमारे देश में मौजूद हैं। तो आप सोचिए कि विमेन, मैं और आप देश नहीं है, हजारों औरतें जो आज भी प्रताड़ना का शिकार हैं, उनको एम्पावर करने की जरूरत है। तो जब हम अपने से शुरू करेंगे तभी हम आगे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। लो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ये मैंने आपको बता दिया कि जब तक आपकी भी भागीदारी घर के महत्वपूर्ण डिसीजंस में नहीं होगी तो आप अपने आप को एम्पावर मत समझिएगा। पता नहीं आज कितने ऑफिसर्स मुझे गालियां दे रहे होंगे, हमारे घर में झगड़े कराते जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, साउथ एशिया में 1998 में women bear the greatest burden of human deprivation in South Asia. Limited investment in improving basic capabilities of women to take full advantage of the opportunities in life. एक ह्यूमन डेवलपमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुई थी साउथ एशिया में 1998 में, जिसमें ये रिपोर्ट आई, ये सामने आया कि जो सबसे ज़्यादा बर्डन है काम का वो लेडीज़ के ऊपर है, और सबसे ज़्यादा जो कम इन्वेस्टमेंट है उनकी हेल्थ को लेकर, उनके इम्प्रूवमेंट, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को लेकर, वो भी महिलाओं के ही साथ है। सबसे कम खर्चा उनके ऊपर करने की कोशिश की जाती है। आप खुद देखें, मैं और दूर नहीं जाती, मैं और आप बीमार पड़ते डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? हम खुद अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, चलो ठीक हो गए, पैरासीटामोल खा ली, ठीक हो गए, अरे यहाँ दर्द है तो कुछ और लगा लिया, सब ठीक हो गए।
कौन टाइम बर्बाद करेगा हॉस्पिटल जाकर, कौन इतना वो करेगा, बट वही हस्बैंड को चीख भी आ जाएगी, क्या हो गया जी आज छुट्टी ले लो, डॉक्टर के पास दिखाया जाकर, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है कि लेडीज खुद ही अपना ध्यान नहीं रखती, एंड व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन तो आसमान सर पे आ जाता है, हाय मेरा बच्चा। तो वो बच्चा तब तक है जब तक आप हो, आप नहीं रहोगे तो उस बच्चे को देखने वाला भी कोई नहीं होगा। तो यू हैव टू रियलाइज दिस इम्पोर्टेंस कि आपका घर आपसे है, आप सलामत है तभी आपका घर भी सलामत है। All this accentuates gender gap and ultimately takes shape of feminization of poverty. Feminization of poverty means गरीबी का महिलाकरण जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे गरीब लोग भी हैं तो आप उनमें देखिए कि जब सपोज एक गरीब तबके का बंदा से सपोज रिक्शे वाला जो भी कमा कर लाता है तो सबसे पहले क्या करता है, बीवी के हाथ में नहीं देता है, शराब पीता है, कुछ बच गया तो रोटी के लिए अपनी वाइफ को दे देगा। सो दिस हैज टू चेंज, क्योंकि वो रिक्शे वाला भी उतना ही हमारी सोसाइटी का पार्ट है जिस सोसाइटी के हम पार्ट हैं। प्रोविजंस रेलेवेंट टू वुमेन एम्पावरमेंट। एक बात आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगी, इस एग्जांपल से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल याद आया। मैं किसी डिपार्टमेंट में सेशन ले रही थी, ये इस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, तो वहाँ हमारी बातचीत ऐसे डिस्कशन हो रहा था, तो सारे जेंट्स थे, आई वॉज द ओनली फीमेल ट्रेनर थे। तो हम बात कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, लड़कियों लड़कों में डिफरेंस नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट। तो एक ऑफिसर ने, आपका डिपार्टमेंट नहीं था, कोई और डिपार्टमेंट, एक ऑफिसर ने मुझे बोला, मैडम रिटर्न तो बेटे से ही मिलेगा। तो ऐसे बेटा पैदा किया, एफडी डालिए। भाई आप रिटर्न की बात कर रहे हैं तो रिटर्न का एंगल कहाँ से आ गया? आपको एक केस बताती हूँ, आप गूगल करिएगा उस केस को, क्योंकि उनका पर्सनल मैटर इसलिए नाम नहीं लूंगी यहाँ पर। एक जेंटलमैन जो करीब 60 साल के थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, दिल्ली का केस है, हमारे पास आया था इसलिए आपको बता रही। उनकी वाइफ की डेथ हो गई, इकलौता लड़का था, अमेरिका में रहता था, दिल्ली आया बेटा माँ की डेथ पर, सारे पूजा पाठ सब खत्म हो गया, तो बसंत कुंज में घर है उनका। उन्होंने बोला फादर से कि आप अकेले कहाँ रहोगे, सेफ नहीं है, तो आप ही घर बेच दो और हमारे साथ यूएस चलो रहने के लिए। फादर ऑल्सो से क्या करूँगा, कभी भी निकल गया ऊपर तो कौन देखने वाला है। उन्होंने घर पर बेच दिया। पापा से बोला उसने कि अकाउंट में मेरे पैसे डाल दो, क्योंकि वो यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करने में, करेंसी कन्वर्जन में आसानी होगी। फादर ने वो भी कर दिया। अब फादर बेटा दोनों सामान वामान पैक करके एयरपोर्ट पहुंचे, 2 टिकट्स भी ले रखी। फादर को बोला उसने, आप इधर वेट करो लॉन्च में, मैं अभी सिक्योरिटी चेकिंग की कुछ फॉर्मेलिटीज खत्म करके आता हूँ। फादर साहब 12 बजे के बैठे हुए, शाम को 6 बज गया, बेटा दौड़ गया, फादर साहब वहीं बैठे गए। तो मैं ये नहीं कह रही कि सारे बेटे खराब हैं, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि बेटा है तो आपकी एफडी सही जगह लग गई। ये आपके संस्कार है और आपका नसीब है कि आगे आपके कर्म आपको क्या दिखाने वाले हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेटियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें और इस लायक बनाएं और ऐसे संस्कार दें कि वो आपकी इज्जत कर सके और आगे आने वाली जनरेशन्स को, जैसे कहा कि व्हेन यू एजुकेट वन लेडी यू एजुकेट वन होल फैमिली, कि आप वो एक महिला को आप पढ़ाते हैं तो आप एक पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। तो आप अपनी बेटियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। ये इसलिए नहीं है कि यहाँ बैठी लेडीज नहीं पढ़ा रही, ये इसलिए है कि यहाँ बैठी लेडीज आगे उन लेडीज को बोले जो ऐसा नहीं कर पा रही। आपके घर में काम वाली बाई अगर अपनी बेटी को नहीं भेज रही स्कूल, तो आप इंश्योर करिए कि वो अपनी बच्ची को स्कूल भेजना शुरू करे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स उसमें दिए हैं, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15(1) है। इन सब आर्टिकल्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, डिस्पाइट ऑफ आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति के हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। और गुजरात गवर्नमेंट ने 1/3 रिजर्वेशन दिया है पुलिस फोर्स में। स्टेट में प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो अपने इंटरनल डिसीजंस ले सकता है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने 1/3 रिजर्वेशन ऑलरेडी दे दिया है पुलिस सर्विस में। आर्टिकल 16(1), आर्टिकल 16(2),
आप किसी भी करियर को चूज कर सकती हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किसी भी प्रोफेशन को चूज करने के लिए। देन कम्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए एक जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कि एक मानव जहां काम कर सके ऐसी कंडीशंस वर्किंग प्लेस पर प्रोवाइड करे और आपको मैटरनिटी रिलीफ भी दी जाए। उस मैटरनिटी रिलीफ का ही एक हिस्सा है जो आपके हस्बैंड्स को 15 दिन की मैटरनिटी रिलीफ मिलने लगे। बोलते मैडम 15 दिन में क्या होगा? मैं क्या समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं मिलता था, उससे अच्छा है कि आप 15 दिन अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सको, अपनी वाइफ के साथ स्पेंड कर सको। फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 15A, it is the duty of every citizen to abide by the constitution and respect its ideals and institutions. 15AE, to renounce practices derogatory to the dignity of women. आर्टिकल 51AE क्लियरली कहता है संविधान का कि आप अगर कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी हरकत करें जो एक महिला की डिग्निटी के अगेंस्ट है तो वो आपके लिए इलीगल है, आप उसे तुरंत बंद कर दीजिए, अदरवाइज लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू। मैंने वैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट आपको बता दिया है, ये 2 आईपीसी के सेक्शंस हैं। एक सेक्शन 354 है कि कोई भी अगर क्रिमिनल फोर्स या मारपीट करता है एक महिला के साथ, उसकी इज्जत को उसके साथ खिलवाड़ करने के इंटेंशन से, तो उसको छोटी सी सजा होगी, सिर्फ 2 साल के लिए अंदर जा सकता है। दो साल के लिए अंदर जाना कम है, कम है। अब इस पे काम करना पड़ेगा। 2 दिन अंदर रहना बहुत मुश्किल है मैडम। I was posted in Tihar as legal and probation officer. I had resigned from that post because that माहौल is so negative inside the jail ना। तो as a officer I was not able to sustain that environment। तो आप सोच सकते हो जो कैदी इनमेट से उनके लिए कैसा होगा। It is full of negativity। Then comes 294। अगर कोई ऐसा इशारा करता है, कोई ऐसे गाने गाता है जो आपको ऑफेंसिव लग रहा है, किसी महिला के लिए ऑफेंसिव है, तो 3 महीने की सजा या फाइन उस पर लगाया जा सकता है। 509, कोई ऐसे शब्द बोल रहा है, कोई ऐसे गंदे इशारे कर रहा है तो उस बंदे के ऊपर 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। दैट इज सेक्शन 509। 498A मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डाउरी से रिलेटेड है कि अगर आपके साथ कोई मारपीट या घरेलू हिंसा जैसा कोई कुछ कर रहा है दहेज को लेकर, तो वो 498 में जाएगा। और घरेलू हिंसा हो रही है, हस्बैंड मारपीट कर रहे हैं, सास ससुर मारपीट कर रहे हैं, तो वो सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में 33% रिजर्वेशन पास हो गया था 1996 में, और वो आज तक पास ही हुआ है, केवल राज्यसभा से लोकसभा में उसकी चर्चा भी नहीं होती। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं, शायद पता होगा किसी को, शायद नहीं पता होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस समय कितनी महिला जजेस हैं? एनी आइडिया? एनी आइडिया? 1। Presently only 1। और आपके पार्लियामेंट में भी कितनी फीमेल एमपीज है? फिंगर टिप्स पे है, यू कैन काउंट। नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 में बना था। ये विमेन से रिलेटेड चीज़ों पर काम करते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए। इन्होंने पॉलिसी बनाई थी 1996 में बनाई, फिर 2001 में बनाई। विमेन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट विमेन पे काम करते हैं, महिलाओं के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन का मामला है उस पर काम करते हैं, डेवलपमेंट मेजर्स पे काम करते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे काम करते हैं, बजटरी प्रोविजंस डालते हैं और महिलाओं को रोजगार भी मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर ऑफिस में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के ऊपर क्लासेस कराना हर ट्रेनिंग का एक हिस्सा बना दिया गया है। देखिए, इफ द टाइम इज ओवर प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैं तो बोलती हूँ तो फिर चुप नहीं हो पाती।
हेड, ओके प्लीज लेट मी नो व्हेन द टाइम इज डन। अब चिपको मूवमेंट के बारे में सुना होगा शायद आपने, एनी आइडिया? जी, रिलेटेड टू ट्रीज। दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट की एक महिला क्या कर सकती है। आपको अपने ताकत पहचानने की जरूरत है। वहां पे गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लाया था जहां पे पेड़ कटने थे, केजुरी ट्रीज। तो वो पेड़ कटने थे, जिन केवल एक महिला ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था कि नहीं ये पेड़ नहीं कटने दूंगी। उसकी बात और महिलाओं ने भी समझी और सारी महिलाएं एक एक पेड़ से आकर चिपक कर खड़ी हो गई थी कि ये पेड़ काटोगे तो पहले हमें काटो। और वो इतना बड़ा मूवमेंट बन गया कि उसका नाम पड़ गया चिपको मूवमेंट, कि पेड़ से चिपकना है कि भाई पेड़ नहीं कटेगा। तो ये दैट इज अ विमेन पावर कि एक महिला ने पहल करी और सारी महिलाओं ने उसका साथ दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश का क्या है? यूनिटी नहीं। अगर एक के साथ हो रहा है तो दूसरा बंद कर लेता है, ऐसा लगता है दूसरे के साथ कभी कुछ नहीं हो सकता, गारंटी है, ऐसा नहीं। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो यू शुड स्टैंड विद दैट लेडी। अगर उसके हस्बैंड उसको कुछ तंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप अगर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते तो आप पीछे से उसकी हेल्प करिए। आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करिए। आप ये बोलकर दरवाजा बंद मत करिए कि उसके घर का मामला है, मैं क्यों इंटरफेयर करूं। ये उसका मामला नहीं है, ये आपके जैसी एक फीमेल का मामला है जो आपकी भी उतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी हेल्प करना। यू एजुकेट अ गर्ल, यू एजुकेट अ फैमिली, ये हम बात कर चुके हैं। खेल कूद के क्या कुश्ती लड़नी है, ये डायलॉग पहले बहुत फेमस होता था और गीता फोगाट और बबीता फोगाट ने यही साबित कर दिया कि हाँ, खेल कूद के कुश्ती लड़नी है और कुश्ती लड़के देश का नाम रोशन करना है। तो इट इज जस्ट दैट वी नीड टू गिव अपॉर्चुनिटी। हमको मौका देने की जरूरत है बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को। उनको जो भी उनका टैलेंट है उसमें उनकी हेल्प करने की जरूरत है, उनको प्रमोट करना है। मैरी कॉम अगेन वन एग्जाम्पल, जो उनको भी किसी ने, उनके घर वालों ने भी इनिशियली हेल्प नहीं किया था, सपोर्ट नहीं किया था। बॉक्सिंग करेगी, लोगों ने कहते हैं पागल होगी, लड़की होकर बॉक्सिंग करेगी, चोट लग जाएगी, शादी कौन करेगा, मुंह टूट गया तो कैसी लगेगी, दुनिया भर की बातें हुई थी। बट अल्टीमेटली मैरी कॉम ने भी अपने आप को सिद्ध करा। गीता फोगाट भी हमने बात कर लिया। 2016 ओलंपिक्स में पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, अनेकों नाम हैं जो आपके और हमारे जैसी ही लेडीज हैं। सिर्फ उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और किस्मत ने साथ दिया। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो आगे हिम्मत दिखाए। आप हिम्मत नहीं दिखाओगे तो किस्मत आकर आपको उठाकर लेकर नहीं जाएगी। एज विमेन वन कैन मेक इट ईजियर फॉर वन सेल्फ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लेडी हैं तो आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने दृढ़ संकल्प करना है कि आप ये जो आंसू बहाने की मेंटालिटी है वो खत्म करनी है कि मेरे नसीब में तो आंसू बहाना ही लिखा है। नसीब आप बदल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नसीब में आंसू बहाना लिखा है। आपको अपने आप को ये कहना पड़ेगा कि मैं इस गलत बिहेवियर को, गलत चीज़ को टॉलरेट नहीं करूँगी। इस चीज़ को एनफ, जितना बेयर कर लिया उतना बहुत है ना। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस द फर्स्ट टाइम इट अकर्स। कोई भी बिहेवियर हो, जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड के साथ ही टेंशन हो। अगर ऑफिस में ही कुछ गड़बड़ हो रहा है, पड़ोसी ने कुछ गड़बड़ करा, किसी रिश्तेदार ने कुछ गड़बड़ करा, यहाँ तक कि आपके बेटे ने भी अगर आपको पहली बार बैक आंसर किया है, यू हैव टू से नो। आई एम हिज मदर, मैंने उसको इस लायक बनाया है कि वो जवाब दे रहा है मुझे। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। क्योंकि अगर माँ होने के नाते आपने एक बार टॉलरेट कर लिया, उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, नेक्स्ट टाइम ही विल डू इट अगेन। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ पीछे रहे और आपकी महिला जिंदा रहे। महिला को मत मरने दीजिए अपने अंदर की। Then if you allow the action to take place without expressing your strongest disapproval, the offender will assume that he has your consent. ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर आप किसी गलत चीज पर चुप रहती हैं तो सामने वाले की हिम्मत तो बढ़ती ही है, उसको लगता है कि अब मैं इसके साथ दोबारा ऐसा कर सकता। और स्पेशली जब आउटसाइडर कोई रहता है जिसने आपके साथ कुछ बदतमीजी करी या कुछ गलत किया, तो उसको ये लगेगा अच्छा ये तो सहन कर गई, तो अब मैं और बढ़ चढ़कर कुछ गड़बड़ कर सकता। तो डोंट बी साइलेंट, लर्न टू रेजिस्ट। मना करना या आंदोलन तो नहीं, इज अ रॉन्ग वर्ड। गिव मी सम हिंदी वर्ड, गिव मी सम गुड हिंदी वर्ड। प्रतिरोध, समझी से विरोध,
विरोध करना शुरू करें। Don't encourage males to behave bigotedly with you or try to attract their undue attention. At times, maintain your self-respect. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी लक्ष्मण रेखा कहाँ है ये आपको भी मालूम होना चाहिए। प्लीज डोंट डू सच थिंग्स। देखिए, हम तो वो एज क्रॉस कर चुके हैं। अपनी बच्चियों को सिखाएं कि ऐसी बातें ना करें कि पहले वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करें एंड देन दे स्टार्ट। जब मेल्स को मौका मिले वो मिसबिहेव करना शुरू करें तो फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो उनको पता होना चाहिए कि हमारी लक्ष्मण रेखा कहाँ है और किस मेल को किस लक्ष्मण रेखा के आगे अलाउ नहीं कर। ड्रेस इन अ मैनर दैट बिफिट्स अ वर्क एनवायरनमेंट। देखिए, मैं वेस्टर्न ड्रेसेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं सिचुएशन के साथ, अगर यहाँ हम सब ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठे, वी आर वेयरिंग सूट्स, वी आर वेयरिंग साड़ीज, नोबडी इज सिटिंग इन अ बिकिनी, बट नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू वेयर अ बिकिनी वंस यू आर ऑन अ बीच। आपको बीच पे जाके बिकिनी पहनने से कोई नहीं रोक रहा है। तो आपको अपनी बच्चियों को सिखाना है कि किस सिचुएशन में, किस ओकेजन में क्या कपड़े पहनने। कोई कपड़े पहनने पे प्रतिबंध नहीं है कि जीन्स मत पहनो, कि टी शर्ट मत पहनो, कि सूट ही पहनो, कि साड़ी पहनो, कि कट स्लीव्स मत पहनो, कि शॉर्ट ड्रेसेस मत पहनो, बट सिचुएशन के हिसाब से पहनो, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से पहनो। कहाँ जा रहे हो, क्या कपड़े पहन रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए नहीं कि हम मेल्स को बदल देंगे, इसलिए क्योंकि हमें हमारी सेफ्टी पहले, क्योंकि आप पूरी दुनिया को एक ओवरनाइट नहीं बदल सकते कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसका दिमाग ठीक करना है। वो तो जो ठीक होगा तो सालों लगेंगे। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज योर सेफ्टी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एज फार एज ड्रेसिंग सेंस इज कंसर्न। In case someone behaves with you in a manner that makes you feel uncomfortable, protest loudly and at once. Let others know that such conduct has been meted out to you. सबसे जो ये कहता है वो ये कहता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ऑफिशियल कैपेसिटी में गलत हुआ है, तो आवाज उठाइए और जोर से चिल्लाइए ताकि 4 और लोगों को पता चले कि किसने आपके साथ क्या गड़बड़ करी है। ऐसे नहीं कि चुप करके आपने सब कुछ सहन कर लिया और अपने अंदर रखा, तो कल को हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लोग आप ही को ब्लेम करना शुरू कर दें। तो जिस टाइम पर फर्स्ट टाइम आपके साथ गड़बड़ होती है, आप शोर मचाकर उस बंदे को एक्सपोज कर दें। Then keep safe distance from the offending party. सबसे अच्छी बात है कि 1 hand distance की दूरी पर ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। Register a first hand information with the police station. ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सट्रीम में हो गया है तो you should always approach the police। कुछ नहीं है तो भी एज अ प्रूफ आप पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करवाइए। एफआईआर नहीं करते तो भी आपको एक तरीका बता रही हूँ। कभी भी अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती तो एक कागज पे अपना कंप्लेंट लिखिए, एसएचओ के नाम पर रजिस्टर्ड पोस्ट, आई रिपीट रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा अपना कंप्लेंट भेज दीजिए और अब उस रजिस्ट्री की रसीद को संभाल कर रखिए। दैट इज अ प्रूफ कि आपने अपना कंप्लेंट भेज दिया। कई बार पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रही है तो भी आप इस मेथड को अडॉप्ट करके अपनी कंप्लेंट पुलिस को रजिस्टर करवा सकती हैं। थैंक यू सो मच।